हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर नंबर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि भाई बैंक कैसे काम करता है, उसके फंक्शंस क्या है, आरबीआई का रोल क्या है, क्यों आरबीआई सेंट्रल बैंक की क्यों नीड होती है इकोनॉमी के अंदर, उसकी क्या फंक्शंस होते हैं। हर एक चीज़ एक चैप्टर में कवर होने वाले हैं। चैप्टर का वेटेज भी बोर्ड में काफ़ी अच्छा है। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बोर्ड के ऊपर ही आईएमपी क्वेश्चंस बताऊँगा, एमसीक्यूज़, वन लाइनर, हर एक चीज़ मैं आपको लिख के बता दूँगा कि भई यहाँ-यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक लेके आपको बैठना है। जहाँ-जहाँ आईएमपी बोलूँ वहाँ पे आपको टिक करना है। जो क्वेश्चन 3 आउट ऑफ 5 में अगर आईएमपी में बोलूँ उसको भी टिक करना है। और जहाँ-जहाँ मैं बोलूँ कि भई यहाँ पे ये नोट्स एक्स्ट्रा लिखो, यहाँ पे फ्लो चार्ट्स बनाओ, अबे बनाते जाना साथ-साथ में। आई कैन गिव यू 100% गारंटी कि अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो, कोई भी टीचर आपका इस चैप्टर के अंदर 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। हम लोग वर्ड बैंक का सिमिलर वर्ड हमारे इंडियन वे में देख लेते हैं। संस्कृत लैंग्वेज के अंदर बैंक से सिमिलर अकीन वर्ड है बंड। बंड का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ मनी, कितना मनी। और वो संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ था, गुजराती वर्ड भंडोળ, जो आज भी यूज करते हैं कि आज કેટલો ભંડોળ છે આપણા પાસે, मतलब कितना कैपिटल है। ये इंडिया के सिमिलर वर्ड्स है बैंक से। और वर्ड बैंक का ओरिजिन हुआ था फ्रॉम फ्रेंच वर्ड बैंक या इटालियन वर्ड बैंका। दोनों वर्ड्स का मीनिंग बेंच होता है। ऐसा कहते हैं कि भाई इटली के अंदर जो भी मनी लेंडर्स होते थे ना, वो लोग घर के बाहर एक बेंच लगाते हैं और ऐसे 2 बॉडीगार्ड रखते हैं और अलग-अलग कंट्रीज़ की करेंसी रखते हैं। और जिसको भी वो करेंसी ट्रेड करनी होती तो वहाँ पे आकर वो ट्रेड करता है। और यहाँ से पहला हमारा ट्रांज़ैक्शन स्टार्ट हुआ था बैंकिंग का। तो ये उसका ओरिजिन के बारे में। फर्स्ट बैंक पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हुई थी बैंक ऑफ बार्सिलोना, स्पेन के अंदर 1907। ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर के लिए। अब ये तो ऐसा नॉर्मल चीज़ थी कि भई ये तो 1 मार्कर्स है। अब मेन कांसेप्ट क्या हो, बैंक का मतलब क्या होता है? तो भाई बैंक का मतलब कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन या तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। किस चीज़ की? तो एक्सेप्टिंग डिपॉज़िट्स, अलग-अलग अकाउंट से डिपॉज़िट एक्सेप्ट करना, लोगों के पैसे लेना, उसको लेंड करना जब भी उनको ज़रूरत पड़े। अब देखो, एक्सेप्ट करते हैं ना डिपॉज़िट, उस टाइम पे उनको रेट देते हैं 2%, 5% या 8%, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का अकाउंट है। और जब लोन देते हैं ना, उस टाइम पे 10%, 12%, 15%। तब देखो डिफरेंस दिख रहा है कि जैसे मैंने 1 लाख रुपए डिपॉज़िट किया बैंक के अंदर, तो बैंक मुझे 2% इंटरेस्ट देगा। वही कोई एक जन अगर 1 लाख रुपए लोन की तरह लेने आया, तो वो 10% लोन पे देगा। तो जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट है ना, वो बैंक की कमाई है। तो ऐसे ही बैंक कमाती है। लेंडिंग मनी से कमाती है या तो इन्वेस्टमेंट के अंदर। बैंक के पास ज जब भी पैसा आता है ना, तो बैंक अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करती है। उनके पास एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। वो क्या करता है, अलग-अलग सेक्टर्स एनालाइज़ करता है, जहाँ पे ग्रोथ दिखता है वहाँ पे जो भी डिपॉज़िट के पैसे आए, सबसे वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ताकि वो और प्रॉफ़िट अर्न कर सके और इन लोगों को जो भी डिपॉज़िट एक्सेप्ट किए, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट दे सके। और अर्न ए प्रॉफ़िट। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कभी भी चालू होता है ना, इट इज़ डन विद द मोटिव ऑफ प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट कमाने के लिए ही बैंक स्टार्ट की जाती है। तो अर्निंग प्रॉफ़िट का मैं 2 वे बताया, लेंडिंग पैसे लोन पर देकर या फिर तो इन्वेस्ट करके। ये बैंक का पूरा डेफ़िनेशन हुआ। बैंक का मेन रोल होता है टू मोबिलाइज़ द मनी। मतलब बैंक का सिंपल अब एक क्रक्स में बोलते हैं, पैसे लोगों से एक्सेप्ट करना, वही पैसे जो भी नीडी लोग हैं, उन लोगों को प्रोवाइड करना और अलग-अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना, ताकि सर्कुलेशन ऑफ मनी को ये मेंटेन कर सके। बस इसी इंस्टीट्यूट को बैंक बोलते हैं, जो ये सब का सब काम प्रॉफिट मोटिव से करते हैं। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक और कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन। 2 टाइप्स ऑफ बैंक, फर्स्ट है कमर्शियल बैंक और सेकंड है सेंट्रल बैंक। अभी हम प्राइमरीली कमर्शियल बैंक में फोकस करेंगे और इसको ही इन डेप्थ समझेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक इज द वन दैट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग का पूरा-पूरा बिजनेस करना। बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, अलग-अलग फॉर्म में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, करंट अकाउंट से, फिक्स्ड डिपॉजिट से अलग-अलग डिपॉजिट एक्सेप्ट करना फ्रॉम द पीपल विद द पर्पस ऑफ लेंडिंग, मतलब लोन की तरह उनको देना एंड इन्वेस्टमेंट। आगे डिस्कस किया था बैंक के डेफिनेशन में। रीपेएबल ऑन डिमांड, जब भी आप बैंक में जाओ आप बोलो कि भाई चेक भरा 1 लाख का, तो 1 लाख आपको बैंक दे देगी। और अदरवाइज़ और कोई भी मीडियम से आप माँग सकते हो पैसा वापस। एंड विथड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट
पे ऑर्डर और अदरवाइज़ अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट से विथड्रॉ करने के पैसे। अब देखो इसमें एक चीज़ थी, रीपेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब आप डिमांड करो तब। ये कौन से अकाउंट में होता है? तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में ऐसा होता है कि जब आप पैसा आपके बैंक में रखते हो, जैसे मेरे पास आज बैंक में 3 लाख रुपए है, मुझे आज 2.5 लाख रुपए निकालना है, तो ऑन माय डिमांड मैं निकाल सकता हूँ। बट अगर मेरे पैसे फिक्स डिपॉज़िट के अंदर है या टर्म डिपॉज़िट के अंदर है, तो वो अदरवाइज़ वाले में आएगा, मतलब जब टाइम पूरा होगा, उसके बाद मुझे वो पैसा मिलेगा। सो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी, जहाँ पे बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिपॉज़िट एक्सेप्ट करता है, लेंड करता है, लोन पे देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, रीपेएबल ऑन डिमांड और अदरवाइज़, और विथड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज़। अब हम स्टार्ट करने वाले फंक्शंस। फंक्शंस बड़े ध्यान से समझना, फंक्शंस इंपॉर्टेंट। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, उसमें फर्स्ट एक्सेप्टिंग डिपॉज़िट, उसके अंदर फर्स्ट अकाउंट है करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट इज़ ओपन्ड बाय बिज़नेसमैन। करंट अकाउंट में क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे आपको मिलता है अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन। 1 दिन में या 1 महीने में जितने ट्रांज़ैक्शन करना हो आप कर सकते हो, बिंदास इसके अंदर। सेकेंडली, इसके अंदर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे आज मेरे बैंक में 2 लाख रुपए है ना, और मुझे 3 लाख रुपए निकालना है, मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ऐसे आज मैंने मेरे बैंक में सिर्फ 2 लाख रुपए अवेलेबल है। मैंने पार्टी को साइन करके दे दिया 3 लाख का चेक, और जैसे ही बैंक में वो चेक आया तो वैसे मुझे कॉल आई कि मेहर सर, आपके बैंक में तो सब 2 लाख रुपए है। आपको आपका आपका 3 लाख का चेक आया है, तो क्या करना है? मैं बोलूँगा कि मैम मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करो। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए थोड़े पैसे लेंड करो, लोन की तरह। और उसके अंदर मुझे वो फैसिलिटी मिल जाएगी, 3 लाख का चेक आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर मुझे वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में पे भी करना पड़ेगा। ये फैसिलिटी और कोई दूसरे अकाउंट में नहीं है। अगर सेविंग्स अकाउंट के अंदर ऐसा होता ना कि 2 लाख का मैंने चेक दिया और 2 लाख रुपए बैंक में है और 3 लाख का चेक दिया, तो चेक बाउंस हो जाता है। बस वजह से मेरे पे से केस भी हो सकता है, वो चेक को यूज़ करता है। तो करंट अकाउंट का ये एडवांटेज रहता है। इसके अंदर चेक बुक है, डेबिट कार्ड है, जो भी नॉर्मल चीज़ें हर एक सेविंग्स अकाउंट में मिलती है, वो सब का सब इसके अंदर भी मिलता है। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें स्पेशल है, अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसलिए इस पे कभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये अकाउंट अगर खुलवाओगे तो कभी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओनली चार्जेस पे करने पड़ेंगे ये फैसिलिटी के लिए। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे अपना जो भी हाउस होल्ड है, वो अपनी सेविंग्स इकट्ठा कर दे। और ये अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट में होता है, और इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल होता है, 2% टू 4% के बीच में ही रहता है। यहाँ पे आपको विथड्रॉल के लिए चेक, फिर स्लिप मिलती है, पासबुक मिलता है, डेबिट कार्ड, नॉर्मल सब चीज़ें मिलती है। सेविंग्स अकाउंट का एक पार्ट है रिकरिंग अकाउंट। ये अकाउंट में क्या होता है, महीने के एक फिक्स डेट के ऊपर एक इंस्टॉलमेंट करता है आपके बैंक अकाउंट से। जैसे मान लो एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर मेरा अकाउंट है, तो एक अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का होगा, दूसरा अकाउंट होगा रिकरिंग अकाउंट का। हर महीने यहाँ से यहाँ 5,000 रुपए ट्रांसफ़र होंगे एक एट अ फिक्स्ड डेट, मान लेते हैं 10th डेट को हर महीने की, और ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली टिल मैच्योरिटी पीरियड, जब तक मैं बोलता हूँ कि 3 साल 5 साल तक मुझे रिकरिंग अकाउंट रखना है। ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और जब मैच्योरिटी आ जाती है उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट अलोंग विद प्रिंसिपल अमाउंट जो भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ वो मिल जाता है। ये सेविंग्स अकाउंट का एक्स्ट्रा पार्ट है, और इसका इंटरेस्ट रेट हाई रहता है, 5% टू 8% के आसपास रहता है। थर्ड टाइप का अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल भाषा में इसका मीनिंग ये होता है कि आपने कुछ पैसे लिए 10 लाख, 15 लाख और बैंक को दे दिए 5 साल के लिए, और बोला कि भाई आपको जैसे वापरना हो वापरो। 5 साल के बाद मैं आऊँगा, मुझे 8% 12% इंटरेस्ट चाहिए। इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब आप अपने पैसे एक टाइम के लिए ऐसे बंद कर देते हो, दे देते हो कि भाई आपको जैसे यूज़ करना हो करो। मैं इतने टाइम के बाद आऊँगा, मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट का टेन्योर 7 डेज़ टू 20 ईयर्स का होता है। इतनी ड्यूरेशन का होता है, और इसका इंटरेस्ट हाईएस्ट होता है इन तीनों अकाउंट्स के अंदर। ये तो बेचारा देता भी नहीं है। इन दोनों के अंदर हाईएस्ट ये देगा। और इसके साथ एक और भी और यूज़ करते हैं टर्म डिपॉज़िट। ये बहुत कम बैंक में अवेलेबल होता है। टर्म डिपॉज़िट का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह ही होता है। इसमें टेन्योर देखो 7 डेज़ टू 20 ईयर्स, इसमें टेन्योर है 1 ईयर टू 5, बस। 1 से लेके 5 साल के बीच तक का ये डिपॉज़िट होता है। ये है टाइप्स ऑफ डिपॉज़िट। अब इसमें इम्पोर्टेंट आपको क्या लिखना है आपकी बुक में? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को डिमांड डिपॉज़िट बोलते हैं, और इधर नहीं, ये फिक्स डिपॉज़िट और टर्म डिपॉज़िट को टाइम डिपॉज़िट बोलते हैं। इसको क्यों डिमांड डिपॉज़िट बोलते हैं? क्योंकि जब मेरी डिमांड आई तब मैं पैसा विथड्रॉ कर सकता हूँ। इसलिए इन दोनों को डिमांड डिपॉज़िट बोला गया।
इन दोनों को बोला गया टाइम डिपॉजिट बिकॉज़ जब टाइम पूरा होगा उसके बाद ही विथड्रॉल पॉसिबल है, उससे पहले विथड्रॉ पॉसिबल नहीं। सो आई होप ये इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। अब क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब होता है लोन प्रोवाइड करना। अब लोन अलग-अलग टाइप का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लोन, डिपेंडिंग अपॉन द टेन्योर कितने लंबे टाइम के लिए ले रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट नक्की होता है कि इतना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट के अंदर आपको एक ड्यूरेशन याद रखना इम्पोर्टेंट है। लोन किस-किस ड्यूरेशन के लिए दी जाती है? तो शॉर्ट टर्म के लिए, तो लोन के अंदर शॉर्ट टर्म किसको बोलते हैं? तो लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम पीरियड को उन लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं। 1 से लेके 5 साल को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इज़ 5 टू 15 ईयर्स। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज़ मीडियम टर्म? तो मीडियम टर्म का मतलब 1 से लेके 5। आई होप ये वाला भी क्लियर होगा, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी या लोन। थर्ड इज़ पेमेंट एंड विथड्रॉल फैसिलिटी। कैसे हम अपने बैंक से पैसा ले सकते हैं? ईज़ी है। चेक से, विथड्रॉल स्लिप से, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग। अब तो मल्टीपल वेज़ है जहाँ से आप पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे ट्रेड क्रिएशन। स्टार्ट करेंगे विद ट्रेड क्रिएशन। देखो, ये वाला टॉपिक थोड़ा लंबा खींचने वाला हूँ मैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट ये कंसेप्ट जिस तरीके से मैं आज समझा रहा हूँ ना, अगर आप समझ लेते हो पहली ही बार में, तो ये कंसेप्ट वापस कभी भी रिफर नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस कंसेप्ट। हम लोग हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स के साथ-साथ पॉलिसीज़ सब कुछ साथ-साथ में लिखते जाएँगे। अज़्यूम करते हैं कि भई मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई के अंदर है, ठीक है? अब एसबीआई के अंदर मान लीजिए मैंने एक्स अमाउंट डिपॉज़िट किया, ठीक है? अब आरबीआई का एक रूल है, आरबीआई ने क्या रूल बना के रखा कि भाई जितने भी डिपॉज़िट आपके पास आ रहे हैं, हर एक बैंक के लिए सेम रूल है। जितना भी डिपॉज़िट आपके पास आ रहा है, उसका 20% मेरे नाम पे साइड में रख देने का। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं एक्स के बदले में हम लोग लेते हैं रुपीज़ 100, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? बैंक के अंदर ही, एसबीआई के अंदर ही रुपीज़ रिज़र्व बैंक के नाम से साइड में रख दिए जाएँगे। रिज़र्व बैंक को पहुँचा ही नहीं जाएँगे और उसके नाम से बैंक के अंदर ही अलग से रख दिए जाएँगे और 80 रुपीज़ अवेलेबल रहेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ एंड फॉर लेंडिंग पर्पज़। मेजरली लेंडिंग के पर्पज़ से हम लोग देखेंगे इसके अंदर। अब आरबीआई क्यों ये पॉलिसी यूज़ करता है कि भाई 20% रखना चाहिए और ये रेट भी फिक्स नहीं होता, हर साल ये रेट्स रिवाइज़ होती है। तो क्यों आरबीआई ऐसा करती है? उसका 2 रीज़न। सबसे पहले, पहला रीज़न ये है कि भई बैंक के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फंड होना ही चाहिए, हर वक़्त। क्योंकि बैंक के अंदर हर बार लोग डिपॉज़िट करने नहीं आते। लोग लोन लेने भी आते हैं और लोग अपना जो डिपॉज़िट किया हुआ पैसा है वो भी लेने आते हैं। तो अगर आपने डिपॉज़िट किया और आप पास से पैसे लेने जाओ और बैंक ने सबका सब पैसा लोन में दे दिया, तो आपको तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या बोलेंगे कि भाई वेट करो हम दूसरी ब्रांच से मँगाता, तो बहुत टाइम जाएगा। तो आरबीआई ने ये रूल सजेस्ट करके रखा है कि आपके पास मिनिमम इतना तो रहना ही चाहिए कैश फंड, ताकि कोई भी अगर आपके पास से पैसे लेने आए, विथड्रॉ करना है, तब उसको दे सको। सेकंड रीज़न जो बहुत इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ समझनी है हमको कि दिस इज़ द रीज़न इज़ टू कंट्रोल द कैश फ्लो कि मनी का सप्लाई मार्केट में कितना है। आरबीआई बहुत स्मार्ट गेम खेलता है और समझना, ये जो रेट होता है ना, इट इज़ कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द करंट सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या सिचुएशन चल रही है? अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन इन्फ्लेशन लास्ट चैप्टर ही मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो इन्फ्लेशन का मतलब एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई और ये कैसे क्रिएट होता है? जब बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाता है, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करती है कि 20% रेट है ना, इसको हाइक कर देगी टू 30%। अब इससे क्या होगा? जहाँ ₹100 डिपॉज़िट हो रहा है, ठीक है? अब बैंक को कितना रखना पड़ेगा अपने पास? ₹30 कंपल्सरी रखना पड़ेगा और ₹70 ही लेंड कर सकती है। अब देखो, यहाँ पे लेंडिंग कम हो गई। अगर लेंडिंग कम हो रही है मतलब पैसे का सर्कुलेशन कंट्रोल में आ रहा है ना, तो ये आरबीआई का एक टाइप से टूल है टू कंट्रोल दिस इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। जितना ज़्यादा रिज़र्व रेट रखेगी आरबीआई, उतना कम बैंक लोन पे दे पाएगी पैसा, उतना कम सर्कुलेशन होगा मनी का। और अगर आरबीआई को चाहिए कि भाई हमारे पे सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत मंदा हो चुका है, बोलते हैं ना मार्केट में कि भाई मंदा हो चुका है बड़ा बड़ा मार्केट, ऐसे बिक्री हो रही कुछ हो नहीं रहा, पैसे का सर्कुलेशन रुक गया, उस टाइम पे आरबीआई क्या करती है, ये रेट को कम कर दिया टू लेट्स से 15% या फिर तो अज्यूम करते हैं 10%। अब इससे क्या हुआ, वही 100 रुपये के सिर्फ 10 रुपये आरबीआई के नाम से रोके जाएंगे, बाकी 90 रुपीज लैंड कर दिए जाएंगे। जब लैंड होगा तो और लोग पैसा लेंगे और खर्च करेंगे, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन का
ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका मेन रोल है ट्रेड क्रिएशन का। आई होप ये वाला टूल आपको समझ में आया। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है पूरा प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद द बैंक एसबीआई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरा बैंक अकाउंट है इसलिए। आप मान लेते हैं कि भाई एसबीआई के अंदर 1000 रुपये डिपॉजिट की मिस्टर एक्स नाम का इंसान है, उसने 1000 रुपये डिपॉजिट की। अब एज पर आरबीआई रूल, अभी आपने आगे बढ़ा, कुछ ना कुछ प्रपोर्शन रखना पड़ेगा। ये जो प्रपोर्शन रखता है ना, इसका नाम होता है लीगल रिजर्व रेशियो या फिर तो कैश रिजर्व रेशियो। आपकी बुक में सीआरआर का नाम दिया गया, तो हम वो उसके नाम से इसको जानेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। 20% बोला तो 200 रुपीज हमने ऐसे ही रख दिया कि भाई बैंक के पास रखना पड़ेगा। अब 800 रुपये अवेलेबल है फॉर लेंडिंग पर, कि भाई कहीं पे भी किसी को लोन दे सकते हैं। मान लो पिक्चर के अंदर है मिस्टर ए। अब देखो, मिस्टर ए ने बोला कि भाई मुझे 800 रुपये का लोन चाहिए। बैंक ने बोला ठीक है हम दे देंगे। जब मिस्टर ए ने लोन मांगा ना, उस टाइम पे एक चीज समझने की, जब भी हम लोग लोन लेते हैं ना बैंक से, तो बैंक आपको कभी भी कैश नहीं देगा, नेवर। बैंक क्या बोलेगा कि भाई आपको लोन चाहिए ना, हम आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं हमारी बैंक के अंदर, और उसके अंदर 800 रुपये हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट खोला उनका और 800 रुपये बैंक ने उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए और बोला कि भाई आपको ये अकाउंट में से पैसे यूज करने, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जो मिस्टर एक्स ने पहली बार अकाउंट में पैसे डाले एसबीआई के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, कि भाई पहली बार पैसा आए, ठीक है। अब ये वाला जो अकाउंट क्रिएट हुआ ना, जहाँ पे बैंक ने पैसे डाले मिस्टर ए के अकाउंट में, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिपॉजिट, या फिर तो दूसरा नाम है इसका सेकेंडरी डिपॉजिट। नाउ ऑनवर्ड्स जो भी डिपॉजिट बैंक के पास जाएगा इसी पैसे का, उस सबको हम लोग डिराइव्ड और सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। बुक में डिराइव्ड डिपॉजिट नाम है तो हम लोग वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मिस्टर ए ने 800 रुपये लिया, और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, चलो ना। मिस्टर ए ने 800 रुपये का लोन लिया। मान लो कि उन्होंने फर्नीचर खरीदा फ्रॉम मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी से उन्होंने फर्नीचर खरीदा 800 रुपये का। अब मिस्टर बी ने पैसे जमा कर दिए अब इस बैंक के अंदर। अब देखो, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ एक ही बैंक है। क्यों ऐसा? ताकि हम कंसेप्ट समझ सकें, नहीं तो अलग अलग बैंक में डिपॉजिट कर सकते। अब मिस्टर बी ने डिपॉजिट किए ₹800। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, 1000 रुपये का पहले डिपॉजिट आया प्राइमरी डिपॉजिट, 200 रुपये ले गई आरबीआई। आरबीआई ने बोला कि भाई मेरा कर कितना रहेगा, और लोन के लिए कितना अमाउंट बचा? सिर्फ 800 रुपये, ठीक है। अब ये प्राइमरी डिपॉजिट था मेरा, पीडी। अब 800 रुपये की लोन अवेलेबल थी, 800 रुपये अब वापस डिपॉजिट हुए। ये 800 रुपये का हम लोग डिराइव्ड डिपॉजिट बोलेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। ये जब लोन क्रिएट हो गई उसके बाद का डिपॉजिट आ रहा था, उसको डिराइव्ड डिपॉजिट बोलेंगे। अब वापस आरबीआई का कट तो लगेगा 20%। अब कितना पैसा बचा? ₹640। अब इतने का वो लोन दे सकता। वापस कोई नीडी इंसान आया और बोला कि भाई आई एम मिस्टर सी, कि भाई मुझे भी थोड़ा पैसे की ज़रूरत है। बैंक ने बोला कि ठीक है। अब बैंक कितना लोन दे सकती है? 640। तो इनका अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस अकाउंट के अंदर 640 रुपीज़ को क्रेडिट करेंगे। वापिस से कहीं पे खर्चा करेगा, वापस बैंक के अंदर डिपॉजिट होगा। ये साइकिल चलती जाएगी। 640 है, वापस आरबीआई कट ले लेगी अपना डिपॉजिट के उस टाइम पे, और बचेगा 512। ये साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। ये साइकिल चलाने का रीज़न क्या है? कि भाई यहाँ पर हम लोगों को क्रेडिट क्रिएट करना है, मतलब मनी सप्लाई क्रिएट करना है। अब समझो, 20% है। अब इसके अंदर अगर 1000 रुपये डिपॉजिट होता है ना, तो बैंक की 5000 तक की लोन ऐसे टुकड़ों के अंदर बना सकती है, और 5000 तक का मनी सप्लाई मार्केट में क्रिएट कर सकती है। अगर ये रेट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है और आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कर देगी ये रेट को 30%। तो अब 1000 रुपये डिपॉजिट करने पे सिर्फ 3000 रुपये का मनी सप्लाई क्रिएट होगा। मान लो कि भाई अब इकोनॉमी डिप्रेशन के अंदर है और पैसा मार्केट में घुमाना पड़ेगा, बिकॉज पैसा मार्केट में है ही नहीं। तो आरबीआई क्या करेगी? बोलेगी कि भाई कैश रिजर्व रेशियो तो हम डिक्रीज करते हैं तो 10%। अब अगर 1000 रुपये का डिपॉजिट हुआ, तो बैंक 8000 तक का मनी सप्लाई क्रिएट करेगी विदाउट प्रिंटिंग एनी एक्सेस मनी।
कोई एक्स्ट्रा मनी प्रिंट ही नहीं होने वाला। बस बैंक के छोटे टुकड़ों के अंदर पैसा घुमा-घुमा करेगी लोन के फॉर्म में और इतने तक का मनी सप्लाई क्रिएट कर देगी मार्केट के अंदर। इसी को बोलते हैं पूरा का पूरा क्रेडिट क्रिएशन, जहाँ पे बैंक विदाउट प्रिंटिंग एनी मनी पैसे को बराबर घुमाती है और पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई क्रिएट करती है। आई होप ये वाला कंसेप्ट पूरा का पूरा आपको क्लियर होगा। अब आगे हम लोग करेंगे विद डिफरेंट फंक्शंस। आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, ट्रेड क्रिएशन वाला आंसर इंपॉर्टेंट है 2 मार्कर 3 मार्कर के लिए, तो टिक करना। सेकेंडली, अगर उसका प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट की अच्छी डेफिनेशन चाहिए हो तो रिफर पेज नंबर 46, उसकी ग्लॉसरी के अंदर बहुत अच्छी डेफिनेशन और क्रिस्प डेफिनेशन दी है, आप रिफर कर सकते हो। प्राइमरी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बाकी रह गया, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। ये अपने 11th में भी पढ़ा था। इसको बोलते हैं हम लोग कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक को इमीडिएटली 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ की फंड्स की ज़रूरत है विदिन एन आवर, और उसकी दूसरी जो ब्रांच है वो बहुत दूर है और वहाँ से पैसे आने में, अरेंज करने में करीबन 5 से 6 घंटे चले जाएँगे। कस्टमर ने 100 करोड़ की अचानक से डिमांड बोली है कि भाई अचानक से आ चुका है। तो अब एचडीएफसी क्या करेगी? आरबीआई के एजेंट्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म करेगी कि भाई आई नीड इमीडिएटली रुपीज़ 100 करोड़। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई का जो एजेंट होगा ना, वो पूरे एरिया के अंदर नियर बाय बैंक्स में सर्कुलर डाल देगा कि भाई हमको इमीडिएटली 100 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मान लो कि नियर बाय एरिया में एसबीआई है, एसबीआई ने बोला कि भाई वी एग्री टू पे हिम, वी एग्री कि हम 100 करोड़ रुपए दे देंगे। विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर 100 करोड़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। एचडीएफसी को मालूम नहीं है कि भाई कौन सी बैंक ने प्रोवाइड की, ये आरबीआई ट्रांसफर करवाते हैं हर एक चीज़। इसको ऐसे करूँगा तो और आसान पड़ेगा। हाँ, तो पैसे दे दिए और ये जो कॉल मनी होता है ना, इट इज़ फॉर ओनली 24 आवर, ठीक है? एचडीएफसी को 100 करोड़ रुपए मिले, उनका जो दूसरा बैंक था वहाँ से वो पैसे मँगाएँगे 100 करोड़ रुपए और वापस रीपे कर देंगे जो नियर बाय ब्रांच है जिसने पैसे दिए वो। अब ये जो ट्रांज़ैक्शन होता है ना, ये 1 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। इमीडिएटली फंड्स चाहिए तो नियर बाय बैंक से वो लोग मँगा लेते हैं थ्रू आरबीआईज़ एजेंट। इसको कॉल मनी बोलते हैं और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको कॉल मनी रेट बोलते हैं कि भाई इसपे भी कुछ इंटरेस्ट लगता है, 1 दिन का लगता है। अब दूसरा इंटरवेनिंग ट्रांज़ैक्शन होता है नोटिस मनी, कॉल मनी और इसका दूसरा भाई नोटिस मनी। नोटिस मनी वीक के लिए होता है, 7 डेज़। सिमिलर सेम टू सेम चीज़ ही हुई। तो ये लास्ट था प्राइमरी फंक्शंस के अंदर इंटर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन। अब स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी फंक्शन। पहले मेन थे और ये सारे फंक्शन प्रोवाइड कर। इसमें फर्स्ट एजेंट्स की यूटिलिटी सर्विस। तो इसके अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला अगर याद हो तो, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं कि भाई ये इंसान इतना क्रेडिट, इसकी क्रेडिट वर्थिनेस इतनी है कि अगर आप 100 करोड़ का अगर आप चीज़ें भेज रहे हो वहाँ से, ऐसी कैपेसिटी इतनी कि 100 करोड़ आपको पे कर सके। तो लेटर ऑफ क्रेडिट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला चैप्टर याद होना चाहिए। अंडरराइटिंग सर्विस, अगर याद हो तो मैंने ये आईपीओ के लिए एक होता है कि अगर कोई बैंक या तो कोई कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो उनको अंडरराइटिंग सर्विस चाहिए होती है कि मान लो अभी आईपीओ के अंदर ऐसा एक रूल होता है कि जितने भी आप बाहर शेयर डाले हो ना, 90% सब्सक्राइब होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने आईपीओ 100 करोड़ का डाला तो मिनिमम 90 करोड़ मेरे शेयर्स बिक जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, जो सेबी है, जो सबका सब काम चला दिए, वो आपका आईपीओ कैंसिल कर देगी। तो ये ना हो इसलिए अलग-अलग कंपनी अंडरराइटिंग लेती है, अलग-अलग बैंक सर्विस के। अगर 100 करोड़ में से खाली 80 करोड़ अगर गए हैं शेयर्स, तो 10 करोड़ बैंक खरीद लेगी और आईपीओ को सक्सेसफुल करा देगी। इसको अंडरराइटिंग सर्विस बोलते हैं। फिर टैक्स चालान पे करने में हेल्प करता है। फिर सेफ्टी डिपॉज़िट आपने घर में सुना होगा, लॉकर सर्विस, लॉकर हमारे बैंक में है, वो। फिर माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी, माइक्रो फाइनेंस का मतलब छोटे-छोटे लोन लेना, 1 लाख, 2 लाख की। किसी-किसी को फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन के लिए 50,000 लाख का लोन, तो किसी को वो बाइक छुड़ानी है, लाख, 1.5 लाख का लोन, तो वो माइक्रो फाइनेंस। और ड्राफ्ट और पे ऑर्डर सर्विस, सेफ्टी से अगर आपको कोई चीज़ का पेमेंट करना हो, उसका भी ऑप्शन है ड्राफ्ट एंड पे ऑर्डर। ये हुआ फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है? तो प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विद चेंजिंग टाइम, एज़ पर चेंजिंग टाइम इवॉल्व होना और अडॉप्ट करना चीज़ों। तो ये 3 तो हमने 11th में नहीं पढ़े हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी और कोर बैंकिंग। आरटीजीएस, एनईएफटी से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और कोर बैंकिंग इज़ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। अब ये तीनों के तीनों फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क का क्वेश्चन। फिर इंटरनेट बैंकिंग अभी के टाइम पे होता है, सेफ्टी वॉल्ट अब आप ऑनलाइन घर बैठे भी खुलवा सकते हो अपना, और डीमैट अकाउंट भी अब बैंक्स हैंडल करती है। आई होप सेकेंडरी फंक्शन समझ में, ये बहुत ईज़ी है, खाली ये इतना सा कंटेंट याद रखना है और सेकेंडरी फंक्शन आपकी होगा। विद दिस दे कंप्लीट
द कमर्शियल फंक्शंस, जितने भी कमर्शियल बैंक के जितने भी फंक्शंस थे वो खत्म हुए। नेक्स्ट के अंदर हम लोग करेंगे आरबीआई के फंक्शंस, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस और व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये कि इस वाले पार्ट के अंदर 1 मार्कर, 2 मार्कर और हार्डली एक आध 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में से मेजॉरिटी 3 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आई होप आप लोग नेक्स्ट पार्ट पे ज्वाइन करोगे। सेकेंडली, ट्रेड क्रिएशन के ऊपर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। बहुत रेयरली टीचर्स ने भी देखा और बहुत रेयरली वो बोर्ड में किसी ने एनालाइज किए। तो वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।